चुनावी हार अक्सर इसे एक अंत माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये एक नई शुरुआत हो, एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाने का मौका जो सिर्फ चुनाव जिताने के लिए नहीं बल्कि शासन को बेहतर बनाने के लिए हो। आज हम यही समझेंगे कि कैसे जमीनी हकीकत और आंकड़ों को जोड़कर एक वापसी की पूरी इंजीनियरिंग की जाती है। तो सवाल सिर्फ 3060 वोट वापस पाने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली सवाल यह है कि इन 3060 वोटों के फासले को भरने के लिए एक पूरा सिस्टम, एक ढांचा कैसे तैयार किया जाए। देखिए, यह एक बहुत ही सटीक नंबर है, और जब नंबर सटीक हो तो जवाब भी उतना ही सटीक होना चाहिए। यहीं से असली रणनीति की शुरुआत होती है। और इस पड़ताल के लिए हम चल रहे हैं मणिपुर, नंबोल विधानसभा क्षेत्र में। ये एक ऐसी जगह है जहां की राजनीति वहां की मिट्टी से जुड़ी है, जहां हर एक वोट की अपनी एक कहानी है, अपना एक वजन है। तो ठीक है, किसी भी वापसी की योजना बनाने से पहले सबसे पहला कदम होता है सच्चाई का सामना करना। यह समझना कि हम हारे क्यों, कहां चूक हुई। हमें उस हार का, उस सीट का एक एक हिस्सा खोल कर देखना होगा, उसका पूरा विश्लेषण करना होगा। अब इन आंकड़ों को देखिए। 2017 में जीत हुई थी, पर सिर्फ 280 वोटों के बहुत ही मामूली अंतर से। लेकिन 5 साल बाद 2022 में वही सीट 3060 वोटों के बड़े अंतर से हाथ से निकल गई। ये सिर्फ आंकड़ों का हेरफेर नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो एक रणनीतिकार के लिए सबसे जरूरी काम क्या है? पहला काम है आंकड़ों को सुनना, ध्यान से सुनना। देखिए, भावनाएं, अटकलें, ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन आंकड़े वो कभी झूठ नहीं बोलते। वो कहानी बताते हैं जो शायद कोई और नहीं बता रहा। ये नंबर देखिए, 93.9%। ये नंबोले में 2022 का वोटर टर्नआउट था। ये बहुत बहुत ज्यादा है। इसका सीधा मतलब यह है कि लगभग हर योग्य वोटर वोट डाल रहा है। तो यहां जीत का रास्ता नए वोटरों को जोड़ने से नहीं मिलेगा, नहीं। यहां जीत के लिए आपको मौजूदा वोटरों का मन बदलना होगा, उनका विश्वास जीतना होगा। अब जरा तस्वीर को और बड़ा करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जो ट्रेंड मैट्रिक्स है, ये एक तरह का पॉलिटिकल अर्थक्वेक दिखा रहा है। एक तरफ आईएनसी का वोट शेयर जो सालों तक 50% के आसपास मजबूती से खड़ा था, वो अचानक गिर गया। और दूसरी तरफ बीजेपी जो लगभग 0 पर थी, वो सीधे 55% तक पहुंच गई। समझिए इस बात को, ये सिर्फ एक चुनाव की हार नहीं थी, ये पूरी की पूरी राजनीतिक जमीन का खिसकना था। और इन वोटरों के पीछे कौन है? समुदाय हैं, लोग हैं। नंबोल में मुख्य रूप से मैती समुदाय के लोग हैं, लेकिन अनुसूचित जातियों और मुस्लिम समुदाय की भी एक अहम मौजूदगी है। एक कामयाब अभियान वही होता है जो सिर्फ नंबर नहीं देखता, बल्कि इन सभी समुदायों की उम्मीदों को, उनकी चिंताओं को गहराई से समझता है। तो आंकड़ों की जांच हो गई। अब अगला कदम है निदान, डायग्नोसिस। जैसे एक डॉक्टर लक्षणों को देखकर बीमारी की जड़ तक पहुंचता है, वैसे ही ये आंकड़े हमें उन असली मुद्दों तक ले जाते हैं जो वोटरों के फैसलों पर असर डाल रहे थे। और ये हैं वो असल मुद्दे। बार बार आने वाली बाढ़, पीने के साफ पानी की किल्लत, नौकरियों की कमी। सोचिए, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष हैं, ये उनकी जिंदगी की हकीकत है। ये शासन की वो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं जो सीधे सीधे हर नागरिक के सम्मान के साथ जीने के अधिकार से जुड़ी हैं। संविधान हमें यही सिखाता है कि गरिमा, सम्मान, ये हर किसी का हक है, और एक जिम्मेदार संवाद की शुरुआत यहीं से होती है। एक अच्छा विश्लेषण सिर्फ कमियों को नहीं देखता, वो अपनी ताकत को भी पहचानता है और उसे बाहरी चुनौतियों के सामने रखकर तौलता है। यहां अपनी ताकत क्या थी? एक पुराना मजबूत पार्टी नेटवर्क, जमीन पर कार्यकर्ता। लेकिन सामने चुनौती भी उतनी ही बड़ी थी, सत्ताधारी दल, जिसके पास संसाधन भी ज्यादा थे और अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाने की ताकत भी। तो इस पूरे डायग्नोसिस से अब एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार होता है, एक व्यवस्थित योजना। स्रोत इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहता है, यानी रणनीति के 4 चेहरे। ये वापसी की योजना को संगठित करने का एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क है। इसे ऐसे समझिए कि एक मजबूत कुर्सी के लिए 4 पाए बराबर होने जरूरी हैं। ठीक वैसे ही एक मजबूत रणनीति के लिए ये चारों चेहरे जरूरी हैं। आप सिर्फ वोटरों पर ध्यान देकर नहीं जीत सकते। आपके पास एक जमीनी संगठन होना चाहिए, लोगों को जोड़ने वाली एक कहानी होनी चाहिए, और उस अभियान को चलाने के लिए संसाधन भी होने चाहिए। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हैं। एक भी कमजोर हुआ तो पूरी रणनीति लड़खड़ा जाएगी। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां ये सारा विश्लेषण, ये सारी थ्योरी एक्शन में बदलती है।
ये सिर्फ चुनाव जीतने का प्लान नहीं है, ये गवर्नेंस का यानी शासन चलाने का एक ठोस ब्लूप्रिंट है। और हर अच्छे प्लान की एक टाइमलाइन होती है। यहां ये है 90 दिन की उल्टी गिनती, D90। पहले 30 दिन सिर्फ संगठन और प्लानिंग पर, D60। अगले 30 दिन जमीन पर उतरकर काम करने के लिए, और फिर D10। आखिरी 10 दिन सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य, हर वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। और जमीन पर यह प्लान कैसा दिखता है? कुछ ऐसा, बाढ़ से परेशान इलाकों में सुनने के दौरे। ये क्या है? ये सीधे सीधे लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ का जवाब है। हर हफ्ते 200 घरों तक पहुंचना, लगातार। और हां, जब आप व्हाट्सएप जैसे माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं तो भारत के DPDP कानून के तहत लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान करना एक बुनियादी जिम्मेदारी बन जाती है। बिना सहमति के किसी से संपर्क करना गलत है। तो ये काम कैसा है? ये टारगेटेड है, व्यक्तिगत है और सबसे जरूरी, लगातार चलने वाला है। तो आखिर में ये सारी मेहनत, ये सारा डेटा, ये पूरी रणनीति एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर आके टिकती है। वो ये कि चुनाव सिर्फ सत्ता जीतने का खेल नहीं है। ये गवर्नेंस के लिए, शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। ये लोगों की असली जरूरतों को समझने और सार्वजनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल करने का एक सिस्टम है। तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस तरह की डेटा इंजीनियरिंग पर बना एक पॉलिटिकल सिस्टम सच में लोगों के प्रति ज्यादा जवाबदेह होता है, या ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक ज्यादा कुशल, ज्यादा कारगर तरीका भर है? शायद असली चुनौती इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाने में ही है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.